नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम प्रगतिशील प्रमुख लेखक भीष्म साहनी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। भीष्म साहनी प्रगतिशील विचारधारा के लेखक हैं। प्रगतिशील का अभिप्राय है जो समाज में समानता का पक्षधर है, जो समाज के निम्न और मध्यम वर्ग की बात कहता है। इस प्रगतिशील विचारधारा के साथ साथ भीष्म साहनी प्रेमचंद की विचारधारा के लेखक भी हैं। मध्यम वर्गीय पात्र और मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने वाले एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी शहर के मध्यम वर्गीय आर्य समाज परिवार में हुआ। आर्य समाज परिवार में जन्म लेने के कारण समाज सेवा की भावना बचपन से ही इनके मन में थी। इनका बचपन बहुत अधिक बीमारियों में बीता और अपने बारे में वो स्वयं ही लिखते हैं एक स्थान पर कि अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले बीमार का बिस्तर ही आंखों के सामने उभरता है और उसके साथ जुड़ी हुई कसक और दबी दबी छटपटाहट और तरह तरह की ललक। ये उस लेखक के भीतर की जो छटपटाहट है और यही छटपटाहट उन्हें अवलोकन की शक्ति प्रदान करती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा पंजाबी होने पर भी संस्कृत और उर्दू में हुई। बीए एमए लाहौर राजकीय महाविद्यालय से किया, पीएचडी पंजाब विश्वविद्यालय से की। और एक लेखक बनने की जो साहित्यिक प्रेरणा है वह उन्हें कहाँ से मिली, इसके लिए उन्होंने अपने संग्रह में लिखा ही है। घर में साहित्यिक वातावरण पहले से था। पिताजी शेख सादी के प्रेमी थे। माँ के पास कहानियों, गीतों, लोकोक्तियों का खजाना था। इसके अतिरिक्त बड़े भाई कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी में और कॉलेज के बाद हिंदी में बाकायदा लिखने लगे थे। जब दिल्ली जाना होता तो वहां बुआ की बेटी श्रीमती सत्यवती मलिक का घर साहित्यिक केंद्र सा बना हुआ होता था। यहीं पर उन्हीं दिनों अनेक रचनाएं पढ़ने को मिली, जिनमें जैनेन्द्र जी की त्याग पत्र और प्रेमचंद के गोदान ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उस साहित्य में आए मध्यम वर्गीय दुख दर्द ने लेखक को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो साहित्यिक प्रेरणा, साहित्यिक वातावरण से ही उन्हें उस समय की परिस्थितियों के अवलोकन ने तो उन्हें साहित्यिक के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ही। इसके अतिरिक्त परिवार का जो साहित्यिक वातावरण था, पिता, माता, भाई और बहन से जो साहित्य की प्रेरणा मिली, उन्हें मध्यम वर्गीय जीवन के चित्रण करने में उनका सहयोग दिया। इनके कृतित्व की दृष्टि में देखें तो भीष्म साहनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो रचनाकार हमारे समक्ष आते हैं उन पंक्ति में वह अगवा लोगों में से हैं। टॉलस्टॉय और चेखव से प्रभावित हैं। हिंदी के प्रेमचंद और सुदर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हैं। यूरोपीय, अमेरिकी, रूसी साहित्यकारों से भी वह प्रभावित है। भीष्म साहनी का मानना है कि मेरे जो विश्वास है, इतने लोगों को पढ़ने के पश्चात उनके खुद के जो विश्वास बने लेखन के प्रति, जीवन के प्रति, जीवन की प्रमुख विचारधाराओं के प्रति, उस संबंध में वो कहते हैं कि इतना मैं मान सकता हूं कि मेरे विश्वास मुझे एक प्रकार की दृष्टि देते हैं, जिसके बल पर मैं मान सकता हूं कि मेरे विश्वास, जिसके बल पर मैं उन विसंगतियों अथवा विडंबनाओं को देख भाल सकूं। हालांकि विश्वासों से ही ऐसी दृष्टि मिले ऐसा नहीं है। अनुभव, चिंतन, मनन, पठन पाठन सभी उस दृष्टि को ग्रहण करने में सहायक होते हैं, पर इससे आगे विश्वास नहीं जाते। इससे आगे जीवन ही आप अपनी कहानी कहता है। तो लेखक भीष्म साहनी मानते थे कि उनकी जीवन दृष्टि के निर्माण में उनके विश्वास ने काम किया होगा। जो बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा, जो बहुत सारे साहित्यकारों का उन पर प्रभाव पड़ा, तो वह एक दृष्टि देते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि केवल विश्वास से ही ऐसी दृष्टि मिल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे स्वयं के जो अनुभव होते हैं, हमारा जो खुद का मनन चिंतन होता है, पठन पाठन होता है, वह भी उनके आधार पर भी ये दृष्टि बनती है। उनके आधार पर भी हमको एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण लेकर जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि इससे आगे विश्वास नहीं जाता। हमारी दृष्टि बन गई, इससे आगे विश्वास नहीं जाता। इससे आगे जीवन की जो विविध परिस्थितियां आती हैं,
जीवन में जो विभिन्न मोड़ आते हैं वही हमारे जीवन की कहानी को बनाते हैं। भीष्म साहनी का ये जो विचार है ये इनके कृत्यों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं झरोखा 1965 में प्रकाशित हुआ, कड़ियाँ 1970 में, बसंती 1980 में, कुंतो 1993 में, तमस 1973 में, मयादस की माड़ी 1988 में, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। तमस उपन्यास पर तमस नाम से ये एक धारावाहिक दूरदर्शन पर भी प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह की बात करें तो इनके 9 कहानी संग्रह हमारे समक्ष हैं। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। नाटक भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। ये इनका कृतित्व है। इनके जो कथा साहित्य है इसके संबंध में कहा जा सकता है कि विभिन्न विचारधाराओं का जो मिश्रण है वह हमें इनकी कहानियों में मिलता है, इनकी कथा साहित्य में मिलता है। सबसे पहले तो हम इनकी कहानियों में यथार्थ देखते हैं। यथार्थ इनकी कहानियों का कथा साहित्य का एक प्रमुख बिंदु है। लेकिन वह इनका यथार्थ केवल ये नहीं है कि केवल यथार्थ चित्रण कर दिया, जो जैसी घटना देखी उसका चित्रण भर कर देना उनकी दृष्टि में यथार्थ नहीं है। वह कहते हैं कि उसकी तह में काम करने वाले तत्व और अंतर विरोधक की पकड़ रचना को यथार्थवादी बनाता है। उस यथार्थ के पीछे जो निहित है, किसने उस यथार्थ का निर्माण किया। जैसे चीफ की दावत में हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय अवसरवादिता, उसकी स्वार्थ प्रियता, पाखंड प्रवृत्ति, इसका वर्णन वह कर रहे हैं। तो उसके पीछे निहित तत्व कौन सा है और उनके कारण जो अंतर विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी पकड़ करना वास्तविक यथार्थवाद है। इसी प्रकार से इनकी कहानियों में हमें प्रेमचंद की जो सादगी है, सहजता है, वह दिखाई देती है। नामवर सिंह जी ने स्वयं माना है कि सादगी और सहजता इनकी कहानियों में है, वह और प्रेमचंद के साहित्य में मिलती है। भीष्म साहनी का ये मंतव्य है कि कोई भी कथा लेखक है वह अपने परिवेश के साथ जुड़ता है, लेकिन वह अपने परिवेश के साथ जुड़ने की उसकी जो कार्य है वह किसी विचारधारा के नाते नहीं जुड़ता। विचारधाराएं जैसे कि हम देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा, जनवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा, इनके कारण वह किसी परिवेश से नहीं जुड़ता है। विचारधारा तो उसे केवल एक दृष्टि देती है और उस विचारधारा के कारण वह उस समाज को और अधिक गहराई से समझने में सहायक होता है। विचारधारा जीवन का पर्याय कभी नहीं बन सकती और इसीलिए देखते हैं कि स्पष्ट रूप से इनकी कहानियों में हमें विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हुई कहानियां या उपन्यास में लेखन नहीं मिलता है। भीष्म साहनी कथा साहित्य में अनुभव को भी एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। वे कहते हैं कि अनुभव लेखन के क्षेत्र में नितांत आवश्यक है। फिर भी प्रत्येक अनुभव एक परिपूर्ण इकाई नहीं होता, बल्कि वह केवल जिंदगी के एक हिस्से को उजागर करता है। लेखक अधिक अधिकार के साथ उस पर लिख सकता है, उस पर अपनी कहानी गढ़ सकता है, उस पर कल्पना की उड़ान भी ला सकता है, लेकिन जो अनुभव होता है वह केवल एक घटना, एक अनुभव बनकर नहीं रह जाता। वह जीवन के किसी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक केवल कहानी इसलिए नहीं लिखता कि वह अपना अनुभव दूसरे तक पहुंचा सके। कोई विशेष परिस्थिति घटी और उस विशेष परिस्थिति में लेखक ने कोई अनुभव किया, केवल वही अनुभव वह दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहता। वह कहानी के माध्यम से उस अनुभव का व्यापक परिप्रेक्ष्य दिखाता है। वह उसे आगे भी जा सकता है, वह उसका समाधान भी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह समस्या की विकरालता भी हमारे समक्ष उस अनुभव के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है। केवल अनुभव को ज्यों का त्यों वह कहानी में नहीं लिखता। भीष्म साहनी ये मानते थे कि कहानी की सबसे बड़ा गुण उसकी प्रामाणिकता है, उसके भीतर जो सच्चाई है, जो हमें जिंदगी के किसी पहलू की सही पहचान कराती है। वही प्रामाणिकता कहानी को पठनीय भी बनाती है और उसे प्रेषणीय भी बनाती है। लेखक
भीष्म साहनी मानते हैं कि जीवन का यथार्थ और साहित्य का जो यथार्थ होता है वह सदैव एक नहीं होता। जीवन साहित्य के लिए कच्ची सामग्री के रूप में होता है। लेखक उस कच्ची सामग्री में से अपने अनुकूल कुछ तथ्य, कुछ अनुभव उठाता है और उन्हें फिर अपनी संवेदना, अपने अनुभव, अपनी दृष्टि से उसे कला का रूप देता है। ये समस्त जो विचार हैं भीष्म साहनी के कहानी के प्रति, कथा साहित्य के प्रति, ये हमें उनकी कथा साहित्य में स्पष्टतः अनुभव होते हैं। उनकी कहानियों में हम केवल अनुभव का वर्णन नहीं देखते, यथार्थ के पीछे के तत्वों का अन्वेषण हम देखते हैं। जीवन को हम यथार्थ के पीछे के कच्ची सामग्री के रूप में उनकी कहानियों में हम देखते हैं और उनकी कहानियां हमें प्रेषणीय और प्रामाणिकता के साथ अनुभव होती है। उनकी कहानियों की जो प्रामाणिकता है वह हमें इस बात की लिए तैयार करती है कि जो लेखक कह रहा है वह वास्तविक सत्य है। ये हमारे आसपास, हमारे जीवन में भी हमें अनुभव होता है। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने भीष्म साहनी की कहानी कला के संबंध में उनके विचार और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम चीफ की दावत कहानी की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।